हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इमिटेशन थ्योरी के बारे में, जो कि दिया था गैब्रियल टार्डे ने। ये थ्योरी हम साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं और क्रिमिनोलॉजी में भी पढ़ते हैं। इस थ्योरी को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। एंड ऑल्सो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इसको समझाऊंगी ताकि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गैब्रियल टार्डे के हम पहले एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। गैब्रियल टार्डे का जन्म 1843 में हुआ था और इनका जो टाइम पीरियड रहा 1843 से 1904 तक का रहा। ही वॉज अनदर फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट। तो गैब्रियल टार्डे कौन थे? एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे और उनका जो टाइम पीरियड रहा वो डरकाइम के आसपास का ही टाइम पीरियड रहा। और फॉर 15 ईयर्स जो अपनी लाइफ के उन्होंने वो एज अ प्रोविंशियल मजिस्ट्रेट की तरह बिताया। मतलब सरलात एक जगह है, वहां के ही एक छोटे से गांव में। लेटर उनको फिर पेरिस बुला लिया गया टू डायरेक्ट ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वहां पर इन द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में। और यहाँ पर उनके क्रिमिनोलॉजी में जो इन्होंने थ्योरीज दी हैं उसकी शुरुआत हुई। यहाँ पर उनको बहुत सारा क्रिमिनल स्टैटिस्टिक्स मिल गया, डेटा मिल गया, तो उन्होंने उसको एनालाइज किया और उसके बाद उन्होंने अपनी जो थियरी है वो दी ना। उनका जो मेन जो उन्होंने आइडिया दिया है, सोशल ओरिजिन ऑफ क्राइम का जो उन्होंने आइडिया दिया, वो क्या है? अभी के जो अमेरिकन क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरीज है उसका बेस है। आप इस थ्योरी के बाद आप रिलेट कर पाओगे, जो मैंने भी आपको एडविन सदरलैंड की जो थ्योरी दी है उससे आप रिलेट कर पाओगे कि इनकी कुछ कुछ बातें जो है एडविन सदरलैंड के थ्योरी में आपको रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये थ्योरी पहले आई थी और एडविन सदरलैंड की थ्योरी बाद में आई थी। तो या इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो क्रिमिनोलॉजिकल जो थ्योरीज हैं, अमेरिकन क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरीज जो है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इमिटेशन थ्योरी ने। फिर हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्रिटिक किया, किस चीज को क्रिटिक किया। इन्होंने लम्ब्रोसो की जो थ्योरी थी एटाविस्ट वाली, उसको उन्होंने क्रिटिक किया, क्योंकि जो लम्ब्रोसो का जो पूरा काम था वो किस पर था? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स पर था। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स क्या होते हैं? जैसे बॉडी मेजरमेंट्स लेकर, जिसे जिसमें लम्ब्रोसो ने क्या कहा कि अगर किसी का माथा बड़ा होगा तो वो क्रिमिनल होगा, किसी की नाक टेढ़ी होगी तो वो क्रिमिनल होगा। इस तरीके से बॉडी के फीचर्स को देखते हुए, बॉडी के मेजरमेंट्स को, बॉडी की बनावट को देखते हुए लम्ब्रोसो ने किसी पर्सन के क्रिमिनल बिहेवियर को बताया, है ना। तो उस चीज को जो टार्डे है उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया कि भाई ऐसा जो आप कह रहे हैं कि किसी भी पर्सन के एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स को देख के आप किसी के क्रिमिनल बिहेवियर को बता रहे हैं, तो ये कंप्लीटली क्या है? रॉन्ग है। हो सकता है कि थोड़े बहुत चीजें जो है, मतलब कैजुअली अगर मैं कहूँ तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं, बट सोशल एक्सप्लेनेशन इसका मिसिंग है। मेजर रोल किसका है? सोशल फिनोमिना का ना, सोशल एक्सप्लेनेशन जो है क्राइम का वो मिसिंग है। मेनली जो टार्डे है उन्होंने लम्ब्रोसो के थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। और ये सेम क्वेश्चन जो है आपके पास यूजीसी नेट में पूछा गया है कि इनमें से कौन है जिन्होंने लम्ब्रोसो की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, और फिर आपको ऑप्शंस दे दिए गए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर आपके पास ऑप्शन में गैब्रियल टार्डे है तो आपको गैब्रियल टार्डे पे टिक करना है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो किस चीज का रिजल्ट है? लर्निंग प्रोसेस का रिजल्ट है। अगर कोई पर्सन जो है क्रिमिनल बिहेवियर शो कर रहा है तो उसने उससे कहीं से लर्न किया होगा, ठीक है। देयरफॉर एनी स्पेक्यूलेशन रिगार्डिंग relation, direct relation between physical appearance and criminal propensities of criminal would mean overlooking the real cause of criminality। उन्होंने ये कहा कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो लर्निंग प्रोसेस का रिजल्ट है, ठीक है। और अगर किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन है जो कहती है कि फिजिकल अपीयरेंस और पर्सनल क्रिमिनल होगा या नहीं होगा, इसमें अगर आप डायरेक्ट रिलेशनशिप निकाल रहे हो तो मेन कॉज जो भी है क्रिमिनलिटी का उसको आप ओवरलुक कर रहे हो, उसको आप इग्नोर कर रहे हो। ही पॉइंटेड आउट दैट लॉ ऑफ इंसर्शन एंड लॉ ऑफ इमिटेशन, ये दो पॉइंट्स हैं। लॉ ऑफ इमिटेशन एंड लॉ ऑफ इंसर्शन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम। ये क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने जो लॉज दिए हैं, 3 लॉज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि लॉ ऑफ इंसर्शन और इमिटेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है क्राइम के इंसिडेंट्स के लिए। द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर प्रोन टू इमिटेट द बिहेवियर ऑफ देयर एसोसिएट। जो भी एक फैमिली में या एक सोसाइटी में लोग रहते हैं तो अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को वो इमिटेट करते हैं। जैसे कि कोई बहुत रिच लेडी है, ठीक है, तो जो लोग उससे कम रिच होंगे, अगर उनको वो इम्प्रेस कर पा रही है तो वो क्या करेंगे? वो लोग उसके ड्रेसिंग सेंस को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, उसके चाल चलने के बिहेवियर को कोशिश करते रहेंगे कि वो इमिटेट करें, ठीक है। इसी तरीके से जो सबऑर्डिनेट होते हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स में
जो आईपीएस आईएएस रैंक के होते हैं, तो उनसे नीचे रैंक के जो लोग हैं वो सब उनके सबॉर्डिनेट हो जाएंगे। तो जो भी नीचे रैंक के लोग हैं वो अपने ऊपर रैंक के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, भाई इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, इनके चलने का तरीका कितना अच्छा है, तो इस तरीके से क्या करते हैं वो उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे हैं वो भी इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, कि इनको अपने पेरेंट्स को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो बच्चे का जो आइडल होता है वो पेरेंट्स होते हैं। तो बच्चे का जो रिसेंट इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है उसमें पेरेंट्स हैं, एल्डर मेंबर्स हैं फैमिली के, दादा दादी हो गए, सिबलिंग्स हो गए, तो वो क्या करते हैं बच्चों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसी तरीके से बच्चा जो है वो उनको इमिटेट करने की कोशिश करता है, उनके बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश करता है। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, अगर किसी फैमिली में फादर को बच्चा रोज स्मोक करते हुए देख रहा है तो उसको क्या कर रहा है, उसको वो क्या लग रहा है, एक नॉर्मल बिहेवियर की तरह लग रहा है, और इवेंचुअली आगे जाकर वो भी इस चीज को कॉपी करेगा, क्योंकि उसका मानना ये है कि उसके फादर अगर स्मोक कर रहे हैं, इसको एक नॉर्मल बिहेवियर मान रहे हैं, कूल लग रहे हैं, उसके नजरों में वो कूल है, तो वो भी आगे चलकर इस चीज को करेगा। ठीक है। टू अफेक्ट द इमिटेशन इज वर्स्ट ऑन यंगस्टर्स। जो यंगस्टर्स लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत आसानी से ये क्रिमिनलिटी में फंस जाते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपने मूवी सिनेमाज में देखा होगा, वायलेंट सीन देखकर यंगस्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, और आपने ये भी नोट किया होगा कि जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादातर वायलेंट गेम्स खेलते हैं, वायलेंट मूवीज़ देखते हैं, एक्शन मूवीज़ देखते हैं, वो उस चीज़ से बहुत इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जो मूवीज़ में हीरो होता है या विलन होता है उसके पास पावर्स हैं, वो पावर्स से वो लोगों को क्या कर रहा है, धमका के रख रहा है, डरा के रख रहा है, उसको अपने से नीचे रख रहा है, तो वो कहीं उसकी मेंटालिटी में बैठ जाता है, और वहां पर उसकी नजरों में, उस बच्चे की नजर में, उस यंगस्टर की नजर में वो हीरो है, वो ऐसा है जो उसकी पर्सनालिटी को वो इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। तो ये क्या चीज हो गई, यहाँ पर उस पर्सन ने क्या किया, इमिटेट किया। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको रिलेट कर पाए, जैसे मूवीज में होता है या फिर सीरियल्स में भी आपने देखा होगा कि जब भी किसी तरीके का ऐसा स्टंट परफॉर्म किया जाता है जो कि बहुत इंप्रेसिव स्टंट होता है, जैसे सर्कस में आग के सर्कल के ऊपर से कूद रहा है हीरो, है ना, इतने ऊपर बाइक के स्टंट्स करते हैं, तो वहां पर नीचे आप पढ़ोगे एक लाइन, वहां पर लिखा रहता है कि ये जो है आप अपने घर में करने की कोशिश ना करें, ये प्रोफेशनल्स की निगरानी में किया गया है, इसे कॉपी करने की कोशिश ना करें। ठीक है। वहां पर क्या है, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंसेस जो स्टार्टिंग में आए थे उसके थ्रू ऐसा देखने को मिला कि काफी सारे लोग उस चीज को कॉपी कर रहे हैं, और ये जो मूवीज में दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता, उसमें काफी एडिटिंग होती है, काफी प्रोफेशनल स्टंट्स किए जाते हैं, लोग उसको रियल मान लेते हैं, और उसकी वजह से काफी लोगों की डेथ होने लगी थी। ठीक है। तो इसीलिए वहां पर ये जो डिस्क्लेमर है वो लगाना जरूरी हो गया था। तो यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि इमिटेशन का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है, कि लोग मूवीज में और सीरियल्स में इस चीज को देखकर उसको अपनी रियल लाइफ में उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, विदाउट नोइंग द रियलिटी बिहाइंड दोज सीन्स या दोज एक्शंस। नेक्स्ट, टार्डेशन ने क्या बोला कि क्राइम जो है बाकी सोशल फिनोमिना की तरह एज अ फैशन स्टार्ट होता है, लेकिन एज अ कस्टम बन जाता है। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं क्या बता सकती हूँ, जैसे कोई एक बच्चा है, वो न्यूली किसी ऐसे ऑफिस में या ऐसे ऑफिस एनवायरनमेंट में आया है जहां पर जो उसके सीनियर्स हैं वो अल्कोहल लेते हैं। ठीक है। तो ये बच्चा जो है वो, मतलब बच्चा इन द सेंस कि जो यंगस्टर है, वो पहले उसको ऐसा लगता था कि नहीं, अल्कोहल जो है अच्छी चीज नहीं, क्योंकि उस वो जिस सोसाइटी में, जिस फैमिली से आता है वहां पे अल्कोहलिज्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता। लेकिन जब उसने एनवायरनमेंट अपना चेंज किया, ठीक है, वहां पर लोग जो है, वहां पे जो उसके सीनियर्स है, सुपीरियर्स है, वो अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो पर्सन जो है एक बार अल्कोहल को कंज्यूम कर लेता है, और धीरे 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 क्या हो गया, उसको वो मतलब एज अ क्यूरियोसिटी उस पर्सन ने स्टार्ट किया, उसके बाद कभी कभी मतलब ओकेजनली वो ड्रिंकर बन गया, और फिर वो क्या, उसका हैबिट में आ गया। ठीक है। तो उसने एज अ फैशन स्टार्ट किया उस चीज को, लेकिन एज अ कस्टम ये चीज एंड हुई। ठीक है। नाउ टार्डे ने क्रिमिनल्स को क्लासिफाई किया दो टाइप्स में, अर्बन टाइप एंड रूरल टाइप, इन दो टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया, और उन्होंने क्या बोला कि जो अर्बन एरियाज में जो क्राइम होते हैं वो ज्यादा सीरियस नेचर के होते हैं एज कम्पेयर टू क्राइम्स जो कि रूरल एरियाज में होते हैं, है ना। तो अर्बन एरियाज में ज्यादा सीरियस क्राइम होते हैं और रूरल एरियाज में कम सीरियस क्राइम होते हैं, अकॉर्डिंग टू टार्डे। अब बात कर लेते हैं कॉजेज ऑफ क्राइम की। तो टार्डे ने क्या देखा कि जो
उस टाइम की जितनी भी क्राइम कॉजेशन की थ्योरीज थी, जितने भी थ्योरी जो कि क्राइम के कॉजेशन को एक्सप्लेन कर रही थी, उन सबको टार्डे ने एग्जामिन किया और उसके बाद उन्होंने बायोलॉजिकल और फिजिकल वंस, जो कि बायोलॉजिकल और फिजिकल बेसिस पर जो क्रिमिनल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे थे, उन सबको क्या बोला, इनएडिक्वेट माना, मतलब सफिशिएंट नहीं माना, कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्रिमिनल बिहेवियर को कि कोई पर्सन क्यों क्रिमिनल बिहेवियर को अडॉप्ट कर रहा है। तो इसके बाद उन्होंने ये बोला कि जो मेजोरिटी ऑफ मर्डरर्स हैं और नोटोरियस थीव्स हैं, वो शुरुआत कहाँ से होती है उस चीज की, एज ए चिल्ड्रन। जब वो बच्चे होते हैं तो उनको अबेंडन कर दिया जाता है ना, उनको निकाल दिया जाता है उनके घर से, उसके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं या ऑर्फन होते हैं, तो अबेंडन बच्चे होते हैं वो, ठीक है। तो वो ऐसे ही पब्लिक में घूमते हैं, ऐसी गलियों में घूमते हैं, उसके बाद उनको उनके जैसे ही लोग मिल जाते हैं, धीरे 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 क्या है, उसको वो पूरा अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं, ठीक है, एक साथ जुड़ जाते हैं। उन सबका एम एक ही होता है ना, या उनको फूड चाहिए, उनको पैसा चाहिए, ठीक है, उनको लोगों को डराना है ना, अपना एक अलग से रुतबा बनाना है। तो इस तरीके से वो क्या है, सेम तरीके के से मेंटालिटी वाले लोगों के साथ जुड़ते जाते हैं और इसी तरीके से वो क्राइम के दलदल में फंसते जा रहे हैं। अब इनके पीछे का रीजन तो देखो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। एक तो वो बच्चा अबेंडेंड है, ठीक है, उसपे एजुकेशन की कमी है, ठीक है, अगर उसको एजुकेशन प्रॉपर मिला होता तो शायद वो इस तरीके के रास्ते में नहीं जाता। फूड नहीं है, होम्स नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों की कमी की वजह से उस पर्सन को वो जो बाकी जो गैंग मेंबर्स से वो मिला, उनकी लाइफ बहुत फैसिनेटिंग लगी, इसलिए उसने फिर उसको चूज किया। नाउ टार्डे मानते हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं वो कोई भी एक्शन चूज करते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका ये मतलब है कि दो, अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं कि दो इंडिविजुअल हैं जिनके पास सेम अपॉर्चुनिटी था, मतलब इन दोनों ही पर्सन के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इन दोनों के पास ही अपॉर्चुनिटी है एक ब्रेड चुराने का और या फिर हार्ड वर्क करने का। तो अब ये पर्सन जो है उसको लगता है कि भाई अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो सिंपली क्या करता है, चोरी करना बेटर समझता है। और दूसरा वाला पर्सन है, उसको लगता है कि नहीं भाई चोरी करना गलत बात है, और वो मेहनत करके जो है ब्रेड लेता है या जो भी खाने के लिए खाना लेता है। यहाँ पर इन दोनों पर्सन ने क्या किया, अपनी ही सूझबूझ से या अपनी समझ से चीजों को चूज किया। तो टार्डे का ये मानना था कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर्स। ये पर्सन जो है अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पर क्राइम को चूज कर रहा है, कि वो एक्शन को चूज कर रहा है। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट्स ऑन इंडिविजुअल्स डिसीजन। जो ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर गैब्रियल टार्डे देते हैं कि भाई कोई भी एक इंडिविजुअल कोई भी डिसीजन लेता है तो वो उसके मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके फैमिली में उस चीज़ को सिखाया गया कि भाई चोरी करना गलत बात है, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसके लिए आप मेहनत करो, ठीक है, चीटिंग करना गलत चीज़ है। तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हर एक इंडिविजुअल के डिसीजन पर इम्पैक्ट करती है। उन्होंने क्या बोला कि जैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं, है ना, जैसे थीव्स हो गए, मर्डरर्स हो गए, स्विंडलर्स हो गए, ये भी क्या करते हैं, अप्रेंटिस करते हैं, इनकी भी ट्रेनिंग होती है जैसे कि डॉक्टर्स और लॉयर्स की होती है, ये भी स्किल्स सीखते हैं, जार्गन सीखते हैं, एथिक्स सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो क्रिमिनल्स हैं उनके जो उनका जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशन इन द सेंस कि जो भी उनके एसोसिएट्स होते हैं, जो भी उनके अंडर काम कर रहे हैं या गैंग मेंबर्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर किसी गैंग में एक विसल का मतलब होता है कि यू हैव टू लीव द प्लेस इमीडिएटली, है ना, ये किसी इमरजेंसी का साइन होता है। अब नॉर्मल पर्सन है वो उस गैंग मेंबर की बातों को नहीं समझ सकता, लेकिन उस गैंग के लोगों को आपस में समझाया गया, प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि अगर कहीं पर हमें डेंजर मिलता है, किसी एक गैंग के एक मेंबर पर कोई खतरा आ जाता है, तो वी हैव टू विसल वंस, है ना। और अगर आपने मतलब इस तरीके से वो क्या करते हैं, उनके जार्गन्स होते हैं, है ना, कंप्लीटली जैसे वो किसी का अगर कहते हैं कि इसको किसी को कंप्लीटली मार देना है तो उसके लिए वो अलग वर्ड यूज करेंगे, अगर सिर्फ चोरी करके छोड़ देना है तो उसके लिए अलग वर्ड यूज करेंगे। तो इनके अलग अलग गैंग मेंबर्स जो होते हैं वो उनके अपना अलग जार्गन्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा टार्डे ने बोला कि भाई कोई भी पर्सन जो है एज अ क्रिमिनल बॉर्न नहीं होता। हाउएवर कुछ लोग जो हैं ऐसे एरिया में, ऐसे एनवायरनमेंट में उनका जन्म हो जाता है, या ऐसे एनवायरनमेंट में वो लोग पले बड़े हैं जहाँ पर क्राइम को एज अ नॉर्मल फिनोमिना दिखाया गया है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पर्सन एज अ क्रिमिनल ही बॉर्न हुआ है,
लेकिन हम ये मान सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जहाँ पर उसने आसपास की चीज़ों को देखा और जहाँ पर लोग उसको नॉर्मल मान रहे हैं, उस चीज़ को नॉर्मल मान रहे हैं, उसी को वो कॉपी कर रहा है। नेक्स्ट इज, अब ये जो आइडिया है प्रोफेशनल क्रिमिनल वाला, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसमें स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, स्पेशल लैंग्वेज होती है, स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि उनके एसोसिएट्स या गैंग मेंबर्स ही समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ये फर्दर और डेवलप करी गई बाय E.H. सदरलैंड इन हिज बुक द प्रोफेशनल थीफ। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था द प्रोफेशनल थीफ, जो कि सदरलैंड ने दी है। तो वहां पर ही इसी चीज को थोड़ा सा और डेवलप करके और थोड़ा सा रिफाइन करके एडविन सदरलैंड ने बताया। अब हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ इमिटेशन की, जिसका अभी हमने स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में जिक्र किया था। उनका क्या मानना था टार्डे का कि जो क्राइम है वो इमिटेशन, लोगों के, दूसरे लोग जो ऐसा क्राइम कर रहे हैं उसको कॉपी करके ये पर्सन जो है क्रिमिनल बिहेवियर को सीख रहा है। तो कोई भी पर्सन अगर नए रिस्पॉन्सेज को सीख रहा है बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, इसी चीज को हम मॉडलिंग कहते हैं। और इसके जो है 3 लॉज ऑफ इमिटेशन, टार्डे ने 3 लॉज ऑफ इमिटेशन बताया। पहला कि लोग जो है ऐसे लोगों की कॉपी करते हैं जो उनके क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या बोला, इन्फीरियर इमिटेट्स द सुपीरियर, जो इन्फीरियर लोग होते हैं वो अपने सुपीरियर को इमिटेट करते हैं, इन्फीरियर अपने सुपीरियर को इमिटेट करते हैं। और फिर लास्ट में बात करें लॉ ऑफ इंसर्शन की, इनको एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है लॉ ऑफ इमिटेशन में पहला जो लॉ है वो है पीपल इमिटेट ईच अदर इन प्रपोर्शन टू देयर क्लोज कॉन्टैक्ट। जो भी लोग उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं वो उनको इमिटेट करते हैं। तो जनरली पर्सन जो है किससे इन्फ्लुएंस हो पाता है, जिसके वो क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है, जिसको वो रेगुलरली विटनेस कर रहा होता है, रेगुलरली देख रहा होता है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, लोग एक दूसरे को बहुत क्लोजली देख पा रहे हैं, लाइफ बहुत एक्टिव है, वहां पर क्या, और इमिटेशन जो है बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट होता है और बार बार चेंज होता रहता है। इस तरीके के फिनोमिना को फैशन कहा गया है। अब इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, जैसे कि दिल्ली मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आप लेडीज़ बोगी में जाते हैं और वहाँ पर आप देखते हैं कि जो विमेन है या फीमेल्स है वो हर दिन अलग अलग तरीके के कपड़े पहन कर आते हैं। आप एज एन इंडिविजुअल उन लोगों को ऑब्जर्व करते हैं एंड इफ़ यू लाइक द ड्रेस, आप उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा मेरे पास तो इस फैशन का ड्रेस ही नहीं है मेरे पास। तो आप क्या कर रहे हैं, मार्केट में उस तरीके के ड्रेस को आप उसको देख रहे हैं कि ऐसा ड्रेस कहाँ मिलेगा, ठीक है। फिर कुछ महीने बाद आप किसी और ड्रेस से इंप्रेस हो गए, फिर आपने उस ड्रेस को छोड़कर, पीछे वाले ड्रेस को छोड़कर फिर दूसरा ड्रेस, तो आपने क्या करा, यहाँ पर आप इमिटेशन कर रहे हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली और चेंज होता जा रहा है ये बार बार, है ना। जैसे ही आप किसी दूसरे पर्सन को देख रहे हो, आपको वो ड्रेस इंप्रेस कर रही है, आप बार बार उस चीज को चेंज करते जा रहे हैं। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज फैशन। लेकिन अगर हम स्टेबल ग्रुप्स की बात करें, जहाँ पे फैमिली, कंट्री की हम बात करते हैं, वहां पर कॉन्टेक्ट जो होता है वो आप अपने जो करीबी लोग हैं उनसे आप ज्यादा कॉन्टेक्ट रखते हैं और बाहर के जो लोग हैं उनसे कम कॉन्टेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मेरे फैमिली में अगर कोई फंक्शन होता है तो मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगी, ठीक है, जिनसे मैं क्लोज कांटेक्ट में हूँ, तो उन सबके कस्टम्स, रीति रिवाज, बिलीफ सब कुछ सेम होगा। तो वहां पर वो चेंजेस भी बहुत कम होंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर किसी की शादी में, हमारे शादी में मेनली लहंगे को ना मतलब इम्पोर्टेंस देके हमारे यहाँ पर साड़ी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हमारे जितने भी रीति रिवाज होंगे उन सबको हम साड़ी पहन के कंप्लीट, इवन दो चेंजेस आ रहे हैं लेकिन वो हमारा क्या है, कस्टम है जो कि चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, या वो बहुत धीरे धीरे चेंज होगा। कि आपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए भी सुना होगा कि भाई ये तो हमारा रीति रिवाज है, हम इसको कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज बहुत धीरे धीरे बदलती है या जहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों को हम कॉपी नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, कस्टम। तो फैशन और कस्टम में समझ में आया आपको डिफरेंस। नेक्स्ट हम सेकेंड लॉ ऑफ इमिटेशन की बात करते हैं, द इंफीरियर इमिटेट्स द सुपीरियर। जो भी इंफीरियर पोजीशन में जो भी पर्सन रहेगा वो अपने सुपीरियर को इमिटेट करने की कोशिश करेगा। जो भी टार्डे का अकॉर्डिंग जो भी पर्सन लेस पावर में, जिसके पास पावर कम है, वो उस पर्सन को कॉपी करने की कोशिश करेगा जिसके पास पावर ज्यादा है। जैसे कि बच्चा अपने टीचर को देखकर इम्प्रेस हो जाता है, तो वो कहता है कि मैं बड़े को टीचर बनना चाहता हूँ, क्योंकि टीचर के पास पावर है कि वो बच्चे को क्लास से बाहर निकाल सकती है, पेरेंट्स से शिकायत कर सकती है और पेरेंट जो है उसको मान रहे हैं उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज जो है वो बताना चाह रहे हैं कि जो लोग हैं वो ज्यादातर किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं जिनके पास ज्यादा पावर होती है, उनसे कंपैरिजन में ज्यादा पावर होती है, ठीक है।
और उन्हीं के ही बिहेवियर को वो इमिटेट करते हैं, उन्हीं के एटीट्यूड को वो इमिटेट करते हैं। लास्ट लॉ ऑफ इमिटेशन क्या है? लॉ ऑफ इंसर्शन। वो कहता है कि जब भी आप न्यू बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं तो आप अपने ओल्ड बिहेवियर को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो व्हेन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फैशंस कम टुगेदर, जब दो एक्सक्लूसिव फैशन, दो एक जैसे फैशन आने के एक साथ आते हैं तो उनमें से एक को जो क्या है सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है, ठीक। और जब ऐसा होता है तो ओल्डर मेथड का जो है डिक्लाइन हो जाता है और न्यू मेथड जो है वो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले के जो क्राइम हुआ करते थे वो किस तरीके के क्राइम हुआ करते थे? ट्रेडिशनल क्राइम हुआ करते थे, है ना। और आजकल जैसे आजकल जो क्राइम है वो ज्यादातर साइबर क्राइम्स है। तो यहाँ पे क्या मोडस ऑपरेंडी में हमें चेंज आ गया, तो पुराना मेथड रिप्लेस करके नए मेथड की ओर बढ़ा जा रहा है। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंसर्शन। इंसर्ट कर दिया गया है ना, रिप्लेस कर दिया गया। अब हम बात करते हैं मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की थ्योरी के बारे में। अभी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई पर्सन की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, कि वो क्या चूज करेगा, क्रिमिनल बिहेवियर को चूज करेगा या नहीं करेगा। तो दो फैक्टर्स टार्डे ने बताए एसेंशियल टू डिटरमाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्रिमिनल। तो पहला जो था है वो है इंडिविजुअल आइडेंटिटी। पहला है इंडिविजुअल आइडेंटिटी। सेल्फ एंड मेमोरी की बात करते हैं। यहाँ पर जो पर्सन है उसको जो भी मोरल ट्रेनिंग में, उसको जो भी मोरालिटी का लेसन जो भी उसको दिया गया उसको वो ध्यान रखना है और इसकी वजह से वो अकाउंटेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पर आपको ये सिखाया जाता है कि चोरी करना गलत बात है, अपने बड़ों का आदर सम्मान करो। तो यहाँ पर क्या है, आपके मेमोरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल, आपकी मोरल ट्रेनिंग में आपको कितनी चीजें याद है ना, उसके लिए आप अकाउंटेबल होंगे, ठीक है। अगर मेमोरी इम्पेयर हो जाती है, यानी कि अब आपको जो चीज सिखाई गई है वो इम्पेयर हो गई, इम्पेयर इन द सेंस कि अब आपके जो ब्रेन है वो उस चीज को कैच नहीं कर पा रहा है, जैसे कि हो गया एपिलेप्सी हो गया ना, मिर्गी का दौरा पड़ना, हिप्नोसिस हो गया, एमनेशिया हो गया, या किसी तरीके का आपको मेंटल इलनेस हो गया, तो वहां पर आपके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भाई मेरे को ये मोरल बिहेवियर सिखाया गया था और अब मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। अब आप अकाउंटेबल नहीं है क्योंकि आपका जो मेंटली आप प्रिपेयर नहीं है उस चीज के लिए, आप वो इम्पेयर हो गया है, ठीक है। सेकेंड थिंग जो है वो है सोशल सिमिलैरिटी का, दैट इज कल्चरल फेमिलैरिटी भी कहते हैं। उसमें कहते हैं कि अगर कोई पर्सन है उसको क्या है सोसाइटी के रूल्स समझ आने चाहिए टू हेल्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल, है ना। अब कोई एक पर्सन है जो मान लेते हैं कि इंडिया में रहता है, उसको इंडिया के लॉज और रूल्स पता है, लेकिन वही पर्सन जो अब किसी और ऐसी कंट्री में चला जाता है जहाँ के रूल्स इंडिया से डिफरेंट है और वहां पर जाके वो वही चीजें करता है जो इंडिया में उसको लगता था कि ये वायलेशन नहीं है लॉ का, और वो वहां जाके कर लेता है और जो एक्चुअल में वहां पर वायलेशन ऑफ लॉ है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसमें फुली रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि आपको नॉलेज नहीं था उस चीज का, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी के रूल्स को समझना पड़ेगा पहले कि क्या चीजें, क्या कस्टम, क्या अपब्रिंगिंग है वहां की, है ना? तो उसके बाद फिर आप अपना क्या एक्शन चूज करते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, थ्योरी ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म की। मेन क्रिटिसाइज किस पॉइंट पर किया गया इमिटेशन थ्योरी को? पहला ये बोला गया कि इमिटेशन पर बहुत ज्यादा ओवर एम्फेसिस किया गया है, ठीक है। तो इमिटेशन जो है मेन कॉज नहीं है क्राइम का, ये सिर्फ एक फैक्टर है, जैसे कि और भी बहुत सारे फैक्टर, ऐसे एक फैक्टर है इमिटेशन। और मॉडर्न थ्योरीज जो हैं वो इमिटेशन को लेस इंपॉर्टेंट मानती हैं। उसके बाद जो ये की रिसर्च एरियाज है, जैसे कि हेरिडिटरी का क्या रोल है, इनेट टेंडेंसी का क्या रोल है क्राइम में, उसको इग्नोर किया गया। सोशल कॉन्स्टेंट, जो डरकाइम ने जो सोशल कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट दिया था उसको इग्नोर किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसिडर करने के लिए। एंड इकोनॉमिक मोटिवेशंस को भी इग्नोर किया गया, पोवर्टी, इनइक्वालिटी, जो कि क्राइम को, किसी एक इंडिविजुअल को क्राइम करने के लिए इन्वॉल्व करते हैं, उसको भी इग्नोर किया गया, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल सिलेक्शन, वीक ऑन इन्वायरमेंटल सिलेक्शन, कि कैसे कोई इन्वायरमेंट सर्टेन पर्सनालिटीज को अट्रैक्ट करती है, उस बारे में भी नहीं पढ़ा गया या बताया गया, उस चीज को स्टडी नहीं की गई। देन रेस और जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं वो कैसे इन्वॉल्व हैं क्रिमिनल बिहेवियर को अडॉप्ट नहीं करने में या करने में, उस चीज पर भी फोकस नहीं किया गया। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि जो और सोशल फोर्सेस हैं
उस पर फोकस नहीं करके सिर्फ एक इमिटेशन पर ही फोकस किया गया। ये मेन क्रिटिसिज्म थे इमिटेशन थ्योरी के। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स बाय गैब्रियल टार्डे। फर्स्ट वन इज ला क्रिमिनलाइट कंपेरी जो कि 1886 में लिखा गया। देन ला फिलोसफी पिनेल 1890 में लिखा गया, और 1890 में ही ली लॉइस डी इमिटेशन, या जिसे द लॉज ऑफ इमिटेशन ये बुक का नाम है, ये लिखा गया ना 1890 में ही। 1891 में उन्होंने लिखा ट्यूडीज पिनेल्स एट सोशल। ये फ्रेंच नेम्स हैं जो कि गैब्रियल टार्डे ने ये बुक्स लिखी हैं। So that's it for today's video. I hope this lecture was helpful for you, and if you find this video useful then give a thumbs up to this video और इसको अपने friends के साथ share कर दीजिए। Also if you have not joined my telegram channel yet तो आप मेरा telegram channel join कर सकते हैं। telegram channel का link आपको description box में मिल जाएगा। So मिलते हैं next video में। Till then bye bye and take care।